सब ठीक होंगे। गाइस जैसे पता आपको कि 13 अप्रैल को आपका साइंस का पेपर है। आपको मैंने सबसे पहले कल वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज़ की, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो आपको करना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ आप जाके वो वीडियो कंप्लीट करो, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा एक्चुअल में किस पैटर्न का पेपर आने वाला है। अगर उससे आपको पूरा आइडिया हो गया तो अभी वाले इस वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर टर्म 2, इस टर्म 2 में सारा कुछ आपको मेंशन है। और यहाँ पे मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, और उस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। टर्म 1 जैसे कि आपको होता है टर्म 2 में जो यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3 आपको पता है पहले केमिस्ट्री में 3 और 4 आ रहा है। और जो उसी तरह से जब यहाँ पे बात करो बायो में मोशन वाला 13 और 10 और 11। तो अगर आप इतना कंप्लीट करते हो तो आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है वो 18 नंबर का है, जो रसायन केमिस्ट्री जो है, और जो यहाँ पे 13 बायो जो है 8 नंबर का है, और जो 10वां और 11वां है ये आपका 14 नंबर का फिजिक्स है। देखो इसमें सबसे पहले जो 4 नंबर का आप लोग जिस तरह से बेसिक में एक जो कल मैंने पेपर करवाया था आपको उस केस स्टडी बेस, एक तो 4 नंबर का आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आएगा। आप जानते हो वो फिजिक्स से ही न्यूमेरिकल्स आएगा, तो 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल्स आपका केस स्टडी में आएगा। ये डेफिनेटली आप देख लेना, सेम पैटर्न होगा। आप एग्जाम देखाओगे बता देना हाँ भाई ये सेम पेपर था। सेम उसी तरह से जो एक क्वेश्चन तो दो नंबर के 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आपका न्यूमेरिकल्स होगा। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब गाइस एक चीज और ध्यान से सुन लो, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, और कंप्लीट देखने के साथ प्लीज आप ये सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। बिकॉज आपको पता है ये जो मेरे पास सपोर्ट है ये बहुत, इसके अंदर में 500-600 पेज है, इसलिए मैं इतना सपोर्ट उसमें सपोर्ट नहीं करेगा कि जिसके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसे डाल सकूं। तो प्लीज आप लोग बस इतना कर लो, कल का टाइम है आपके पास में, और नाइट में पूरी नाइट आप अच्छे से रिवीजन कर लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। भले आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो। तो गाइस ध्यान रखना, इतना आपको करके ही जाना है किसी भी कंडीशन में। तो गाइस आप सबका स्वागत है एसएस अकेडमी पे। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आपके, वो एग्जाम से पहले जितने भी पेपर में आपके वो मैं करवा दूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे करवा दूंगा, जिससे कि आप एकदम 35+ बहुत इज्जत आराम से ला सकते हो। ये आपके पास है। आपको पता है 9th क्लास में बहुत बच्चे को रोका जाता है, आप जाते हो स्कूल में, क्योंकि मैम टीचर्स के हाथ में नंबर्स होते हैं। तो इसलिए आप 10th में चले जाओगे, बोर्ड में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वहां आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना पेपर लिखते हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पेपर जाती है तो वहां से हमें कोई दिक्कत पड़ता नहीं है। इसलिए गाइस याद रखना, अभी इस पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मैं 10th का भी A to Z यहाँ पे कंप्लीट स्टडी में करवा पाऊंगा, और ईच एंड एवरीथिंग आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको जिससे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और सारे पेपर जो भी इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं करवा दूंगा। और एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने एसएसटी के क्वेश्चंस आपको बताया, जो आज पेपर हुआ था, आई मीन कि जो पीछे 11 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें आपको बता दिया है कि किस तरह से कम 28 मार्क्स का सेम क्वेश्चन पैटर्न सेम फंस के आया था, और इवन 2 नंबर का मार्क्स जो मैप है वो भी मैप आया था। तो गाइस देख लो, अब इतना बिलीव कर सकते हो, अगर एसएसटी के अंदर में अगर 28 मार्क्स का डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो मेरे करवाए हुए पैटर्न फंस रहे हैं, तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अब मैथ्स का तो मैं बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपको फंस के ही आएगा, बस डिजिट चेंज होगा। बस इतना ट्रस्ट करना मेरे पे। आप लोग प्लीज कंप्लीट स्टडी करना अच्छे तरीके से। चलिए मैं आपको अब क्वेश्चंस लेके चलता हूँ। क्वेश्चन कौन कौन, सबसे पहले हम टॉपिक बताता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस बताता हूँ। एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलो मैं आपको चैप्टर पे लेके चलता हूँ। 3 है यहाँ पे चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु वाला चैप्टर है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पता है 3 और 4, जो 3 और 4 चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको किसी भी हालत में केमिस्ट्री इस बार करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज 3+4 ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 18 नंबर के हैं। तो आप सोच सकते हो क्या वेटेज है इसका। तो इसलिए जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उतना कर लो बहुत अच्छे तरीके से, और उसके क्वेश्चंस लगा लो।
भाई करना ही पड़ेगा आपको किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है 9th में क्या हाल होता है साइंस और मैथ्स में। बट मेरी बात मान लो आप प्लीज, मैं अपना 8 ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इस तरह से करवा दिया जाएगा कि आप बहुत अच्छे से ईजी से ले जाओगे, आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। और आपको एक चीज बताऊं दोस्त, जिस तरह से मैं ऑफलाइन में अपना 100% देता हूँ, जितनी एफिशिएंसीज पढ़ाता हूँ उतना ही मैं आपको यहाँ पे भी उतना ही एंथुसिज्म के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग कंप्लीट वीडियो देख के अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करके चलना। देखो चैप्टर 3 में अगर हम बात करते हैं, चलो 9 नंबर का मानते हैं, अगर दोनों 3 और 4 मिला के अगर 18 नंबर का है तो 9 नंबर का एक चैप्टर मानते हैं। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे आपको एक चैप्टर का पूरा समरी है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेने से, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन। आपको ये दोनों चैप्टर स्टार मार्क कर लो, ये दोनों टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। उसके बाद में आपके पास आ जाओ यहाँ पे एक ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बारे में ये पढ़ लेना कि ये जो टर्म्स हैं, जो डाल्टन आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा होगा, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी आप एक ये पढ़ के जाओगे। अब उसके बाद ये होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक होता है, उसमें सारा मिक्स हो जाता है, किसी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रो में हम सेपरेट कर सकते हैं। एक तो यहाँ से ये टर्म हो गया। एक इसके बाद में आप ये पढ़ के आपको देखो, ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ना है और कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ना है। अगर आपने ये कंप्लीट पढ़ लिया तो यहाँ से आने के चांसेस यहाँ पे 90% चांसेस हो जाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद में अब देख लो इसका जो डेफिनेशन हैगा, आप अपने से डेफिनेशन ये एनसीईआरटी वाली बुक से कर लो, और करने के बाद ये चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। ये जो दोनों होते हैं एग्जाम्पल, ये हमेशा क्या होता है, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए यहाँ पे। अब देखो आगे चलते हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर ये तो पता चल गया आपको, चलो आगे देखते हैं। यहाँ से जो अभी अगला देख लो, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, इसके भी थ्योरी आपको कंप्लीट करना है यहाँ से। जैसे कि एग्जांपल के 18 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है, हमें पता है 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे रखा है, तो हमें पता है 16 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है और प्लस में 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी पड़ेगी। चलो अब ये तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद आपके पास में ये रहा टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये चीज करके जाना, भले पेपर में पूछे ना पूछे, लेकिन आपको ये चीज आना चाहिए। और बना के आप इतना याद कर लो, इसके अंदर से की पॉइंट्स याद कर लो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, की पॉइंट, जिससे कि आप पेपर में बना के एग्जैक्टली आप वैसे ही हुबहू छाप दो वहां पे। तो ये तो आपको 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ऑटम्स का आप एक बार देख लेना, यहाँ पे ऑटम जो होता है इसका एक बार डेफिनेशन आप याद कर लेना। ठीक है, ये आपको मददगार होगा पेपर के लिए। फिर गाइस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इनके सिंबल आप याद कर लो, क्योंकि जब आपके पास में केमिकल जो केमिस्ट वो जो फॉर्मूला बनाने वाला है ना क्वेश्चन, वहां पे आपका काम आएगा। जैसे आपको तो एलिमेंट का जो पहला होता है, पहला अक्षर या पहले 2 एलिमेंट जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट का पहला और दूसरा जो अल्फाबेट होता है वो आपका सिंबल होता है। ये भी चीज आप हमेशा याद रखना। आयरन का चेंज होता है, क्योंकि ये सारे एक तरह से ग्रीक वर्ड्स के ऊपर चले जाते हैं, लैटिन वर्ड में आ जाते हैं, इसलिए इनका अलग होता है। ऑलमोस्ट सबका सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे गोल्ड का अलग हो जाएगा, यहाँ पे जैसे गोल्ड का होगा और सिल्वर का अलग हो जाएगा, और ये तो आपको पता है, और लेड का पी भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना कि जो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट के जो पहला 2 अल्फाबेट होता है वही इनका सिंबल होता है। ये भी आपको याद रखना यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे अब देख लो, एक तो एटॉमिक मास आप याद रखोगे। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जैसे IPUC होता है, इसने बताया था, जैसे इसका यूनिट यू भी मान सकते हो। यू मानने के साथ साथ में यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट AMU भी मान सकते हो। तो ये भी चीज आप हमेशा याद रखना यहाँ से। ठीक है, अगर देखो गाइस, मैं ये चीज अगर मैं पूरा पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको कंप्लीट ये चीजें इसी में मिलता जाए। तो आपको ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ से आपको एक चीज और करना है कि इस वाले टर्म से आपको कर लेना यहाँ से, ये तो एलिमेंट है, इसके सिंबल्स है, ये हो गए इनके एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी आपको पता होना जरूरी है। अभी आगे बता देता हूँ निकालते कैसे हैं। और एक चीज याद रखना, यहाँ से 1 नंबर में जैसे मान लो A और B ऐसे आता है क्वेश्चन, तो 1 नंबर में कहीं न कहीं कटाइन और अनाइन वाले आयंस वाले क्वेश्चंस आपके दिखने को मिल सकते हैं। तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करोगे यहाँ से। ये कंप्लीट टॉपिक करने के बाद कंपाउंड देखो,
एक चीज ये करके जाना ऑटोमोसिटी। अब ऑटोमोसिटी आपको पता है कि जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, फ्री गैस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। तो नोबल गैसेस हमेशा याद रखना किस में आता है, ये मोनोएटॉमिक में आता है। डायटोमिक मतलब दो होता है, मोनोएटॉमिक मतलब जिसकी एक वैलेंसी होती है, और ये तो डायटोमिक जिसकी दो वैलेंसी होती है, और टेट्राटोमिक जिसकी 4 होती है, पोलोटोमिक मतलब 4 से ज्यादा होती है। ये भी चीज आप यहां से याद रखना। जब आप केमिकल फॉर्मूला बनाने जाओगे तो केमिकल फॉर्मूला के लिए आपको हमेशा सिंबल याद रखना होगा, वही एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब होने के बाद आपके कि यहाँ से यूनिट जो बनता है, ये चीज देखो आपका, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा ही पेपर में। अगर सपोज करो मुझे किसी ने बोला कि अगर पेपर में आ गया मेरे सामने ये बनाने का हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए, अगर मेरे पास आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए सल्फाइड और हाइड्रोजन में इनकी वैलेंसी। तो अगर आप इनकी वैलेंसी याद कर लोगे तो बहुत आप इजी तरीके से बना दोगे इसका फॉर्मूला। अब वैलेंसी अभी बता दूंगा किस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो आपने हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा वो H होगा, सल्फाइड का S होगा। बस इनकी वैलेंसी अपोजिट डायरेक्शन में रखना, अपोजिट रखना। जैसा हाइड्रोजन का 1 था, सल्फाइड का 2 था, तो ये दोनों नीचे सेम रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो H2 हो गया, तो आप देख लो यहाँ पे H2 हो गया और S1 हो गया, ये वैलेंसी होगी। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का C होगा, ऑक्सीजन का O होगा। यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी की बात करोगे तो इसके नीचे जो कार्बन के नीचे वैलेंसी बचेगी वहाँ पे 4 बचेगी, क्योंकि पता है आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 6 होता है। तो यहाँ पे पहले ऑक्टेट को 2 पूरा करेगा, रिमेनिंग कितना लगे आपको कि जिस तरह से आपने ये करा क्रॉस कर दो, यहाँ से आपका आंसर सारा आ जाएगा। तो मतलब कि सारी बात हो गई आपकी। यहाँ पे अगर वैलेंसीज याद है तो वो आप कंप्लीट कर लोगे। तो चलो ये बात क्लियर होगी। यहाँ से ये फॉर्मूला वाला ये आपके पेपर में आएगा, ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। और इसकी वैलेंसीज आपको याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम के वैलेंसीज कितना, मैग्नीशियम कितना, तो क्लोरीन कितना, ये सारी चीज़ें आप याद करके जाना। यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तो पता चल गया आपको। देखो अब यहाँ से ये क्लियर हो गई। यहाँ पे ये भी आयंस वाले हैं, ये आयंस के भी एक न एक क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं कहूँ इसे याद कर लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पल पेपर में ऐसा कुछ दे रखा था। एक मोलर मास का टॉपिक आप देख के जाना, मोलर मास का टॉपिक थोड़ा हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस हो सकते हैं। और एविगेट्रोस ये नहीं आया अभी तक, आप देखना, वैसे सैंपल पेपर में नहीं था, लेकिन आप इसकी टर्म याद करके जाना। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है या कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप वहाँ पे ये वैल्यू लगा देना। यहाँ पे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, आप ये लगा दोगे तो आपका काम वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और ये रहा फॉर्मूला। अगर मोल निकालने की बात करेगा तो गिवन मास ऊपर रखना और जो मोलर मास है नीचे रखना। ये क्वेश्चन आपको अगर ना भी है तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिख के आना। अब देखो यहाँ से जैसे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलकुलेट द आयन ऑफ एटॉमिक पीस ऑफ द आयरन वेट 2.8 ग्राम है, जिसका एटॉमिक मास आपको 54 यू दे रखा है। तो आपको पता है 1 मोल जो है यहाँ पे कितने 56 ग्राम दे रखा है, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ आयंस का यहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, ये गिवन हो गया यहाँ पे। अब देखो 1 मोल जो आयरन है एविगेड्रो वाला, आपको इतनी वैल्यूज पता है, आपको यहाँ पे गिवन होती है। अगर ये गिवन है आपके पास में तो 2.8 ग्राम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये जो 56 यहाँ 54 आएगा, यहाँ पे 56 कर दो, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ऊपर जो मोल का मास है वो, और नीचे 54 इंटू में कितना दे रखा है आपको पास में, जो आपके पास में मोल दे रखा है। तो आप यहाँ से सिंपल फॉर्मूला याद रखना कि जो एविगेड्रो वाला है वो ऊपर आता है, जो आपके पास में यहाँ गिवन होगा वो नीचे आएगा, और जो यहाँ पे वेट ऑफ आयन दे रखा वो मल्टीप्लाई। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो प्लीज ऐसे ही रख देना, लेकिन 1 मोल का क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 मोल वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखना, आएगा ही आएगा। तो ठीक है, यहाँ से ये बात पता चल गया आपको। अगर अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर वही चीज क्वेश्चन आ रहा है, आपको नाइट्रोजन का निकालना है, पर चलिए आपको ये सारा पता चलेगा क्वेश्चन। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो गाइज ये देख लो आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाला है। सबसे पहले देखो, अब इसमें तो वैसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, आपको मैं बड़े क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, लेकिन आपको पता चल गया होगा अभी जो टॉपिक है वो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आप वो देख के चलना। एक 13 तीसरा क्वेश्चन देख लो, एलिमेंट एटॉमिक 13 है, इसका फॉर्मूला बताना है, आपको पता चल गया 13 जो होता है किसका एटॉमिक नंबर है।
एक चीज देखो, आपको हमेशा ऑटोमिक नंबर आप जरूर याद करना। देखो इस चैप्टर को हल्के मत लो, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 9 मार्क्स ये अकेला देख जाएगा। अगर 40 में से मैं बात करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे 13 लाना हो तो पास होने के लिए, अगर केमिस्ट्री के चैप्टर कर लेते हो दोनों 9 और 9 प्लस में 18 हो रहा है, अगर ये कर लेते हो तो यहीं पर आप पास आउट हो जाओगे। फिर आगे का बचता है 18 नंबर का वो चैप्टर और 8 नंबर का वो। अब ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब आगे देखता हूँ मैं आपको। ये आइडेंटिफाई द ऑटोमिक मास ये हटा दो। मैं आपको जो 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं करवा रहा हूं आपको। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वहां से। अब देखो भैया, ये जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल मैग्नीशियम प्रेजेंट इन मैग्नीशियम रिबन, ये करके जाओ। यहाँ पे आपके पास वेट दे रखा है यहाँ पे। फिर आप ये करके जाओ यहाँ पे, राइट द पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आएगा, घुमा फिरा के आएगा, इसलिए आप घुमा फिरा के लिखने के लिए तैयार हो। अपने पॉइंट टू पॉइंट अपने पास याद करके चलो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर एंड एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें यहाँ से कर लो। फिर यहाँ से ये करने के बाद आप आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, अगर आपको पता है कि देखो भाई, ये जो है आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको पता फॉर्मूला होना जरूरी है। जिस तरह से एविगेड्रोस वाला ये फॉर्मूला देख लिया आपने, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आप इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से करके चलो, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया वो कर लो, उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। जो इसके अंदर से मुझे लग रहा है यहाँ से ये क्वेश्चंस आपको पिक करके चलना चाहिए। पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप कंप्लीट उसके रेशियो तक याद कर लो, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन था, कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये याद रखना, जो 1:8 आया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आप ये कर लेते हो तो प्लीज ध्यान रखना, इससे आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर हो जाएंगे। आपके केमिस्ट्री में 9 नंबर में से अगर ना भी करके जाओ ना, थोड़ा बहुत करके जाओ तो 5 आपके आ जाएंगे। कुछ नहीं आया ना वहां पे पेपर में, तो आप ऐसे करना, बनाना शुरू कर देना। कब बना पाओगे, जब आपके पास में कंटेंट होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कंप्लीट अच्छे तरीके से आप इसका नोट प्रिपेयर करो आजाद के अंदर में, जिससे कि आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट हो पाए। तो ये रहा आपका तीसरे चैप्टर का। अब मैं चलता हूँ आपको चौथे चैप्टर है, ये भी हैगा हमारे पास। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये ध्यान रखना, ये भी 9 नंबर का चैप्टर होगा। अगर मैं आधा अधिक बात करूं तो यहाँ से भी देख लो आपको इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या करके जाना है। सबसे पहले आप याद रखना बेसिक चीज, ये देखो, जैसे आप में देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इसकी बात बताऊं, अगर मैं ट्रिक बताऊं इसको कि किसने किसकी खोज की, तो ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, ईट पर नाच, ऐसे याद रखना, ईट पर नाच। तो ई से होगा इलेक्ट्रॉन, टी से होगा थॉमसन, और पी से होगा प्रोटॉन, 8 से होगा रदरफोर्ड। भले गोल्ड स्टेन दे रखा है, गोल्ड स्टेन ने डिस्कवर करा था, और जो इसके बारे में बताया था वो था रदरफोर्ड। 9 से होगा न्यूट्रॉन, 4 से होगा जेडविक। तो ऐसे याद रखना, ईट पर नाच। तो आपको इलेक्ट्रॉन का कौन आ जाएगा, थॉमसन आ जाएगा, और प्रोटॉन का कौन आएगा, वहाँ पे रदरफोर्ड आ जाएगा, गोल्ड स्टेन रदरफोर्ड दोनों आएगा, और न्यूट्रॉन का कौन होगा, जेडविक आएगा, जिसने अल्फा पार्टिकल्स को ढूंढा था। तो ये चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 सी से हम दिखाते हैं चार्ज को, ठीक है। यहां तक याद रखना है यहाँ पे। तो चार्ज के अंदर में ये होता है, और मास के अंदर में 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। तो आपको मास तो वैसे आता नहीं है, लेकिन आप चार्ज याद रखना इसका, इलेक्ट्रॉन वाले का। एक तो आप यहाँ से ये तीनों के बारे में पढ़ के चलो, फिर इन तीनों में से ये चीज जरूर आपको करना है, जो कि 110% आने के चांसेस हैं। एक तो थॉमस का एटॉमिक मॉडल करके चलो, या रदरफोर्ड के आपको एटॉमिक मॉडल, या बोहर के एटॉमिक मॉडल, ये KNM सेल, ये आपको सैंपल पेपर में दे रखा है, तो जो आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब फिर आप करके चलना इसके अंदर में, एक तो आइसोटोप, आइसोबार, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये करके चलना। अब देखो यहाँ पे आपके एटम्स के अंदर में ये करना है आपको, एक तो आइसोबार करना है, एक आइसोटोप करना है। दो चीज याद रखना, जो जैसे मान लो कि आपके पास में 2 एलिमेंट होता है, जैसे मान लो कैल्शियम है, अब मान लो यहाँ पे सोडियम है। अगर इसके जो नीचे का ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, ये ऊपर एटॉमिक मास होता है। ये चीज पता चल गया। जो आइसोटोप होता है, ये एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, जो नीचे जेड से दिखाते हैं, ये इसका और 2 एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। जैसे मान लो यहाँ पे ये 9 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, ये एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है।
एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट, उसे आइसोबार कहते हैं, ये समझ गए। जो आइसोटोप कहते हैं। हाँ, आइसोबार के लिए सेम होता है, जैसे मान लो ये 9 है, ये 9 है, ये 4 है और ये क्या है 2 दे दिया। मान लो ये हमारा क्या है जेड है, मतलब एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। तो ये चीजें आपको यहाँ से पता चल गई। आइसोबार का मतलब होता है जिसका एटॉमिक मास जो होता है सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोबार कहते हैं। आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होता है, अब मास जो होता है डिफरेंट होता है। आप ये भी करके जाना, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी चीज आपको पता है, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे जे थॉमसन ने क्या था, इसके बारे में एक ये चार्ज वाला कूलम का मतलब एसआई यूनिट चार्ज होता है, 10th में पढ़ोगे आप, वहां से ये चीजें पता चल जाएगी। अब देखो गोल्ड स्टेट का प्रोटॉन, आपको कैथोड रे, आपको मैं सीधा सा फॉर्मेट पे लिखाता हूँ, ये तीनों को बताता यहाँ से, ये रहा। अब देखो थॉमसन का जो है, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या बारे में बता रहा है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आपके सामने अगर मान लो ये भी आ गए, ये भी चीज़ें आप बता के चलना। इसके लिए इसकी जो थ्योरी है ये आप कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ के चलो। अगर ये पढ़ लिया अच्छे से तो आपका काम एक बार में बन जाएगा। तो ये टॉपिक याद रखना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये चीज़ पता चल गया यहाँ से। अब आते हैं जो रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड का आपको पता है कि ये तो पहले आपने थॉमसन का पढ़ा, ये रदरफोर्ड का है। ये भी अल्फा रे जो था, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस वाला, ये आप याद रखना। गोल्ड फॉइल लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी आप रदरफोर्ड का याद रखना। ये भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जितने भी 10 ईयर का मैंने क्वेश्चन देखे पूरे दिन में, उनमें मोस्टली चीजें बार हमेशा ये रिपीट क्वेश्चन थे, तो आपको ये छोड़ना नहीं था। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये भी आपको पढ़ के जाना है गाइस। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये अगर टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा कि जिससे आप बना के लिख पाओ। ये नहीं कि डायरेक्ट फंसेगा, लेकिन हाँ आपको इर्द गिर्द इसके ही दिखेंगे। देखो ड्रॉबैक आपके पूछ सकता है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक थे, वो ड्रॉबैक के लिए आपको यहाँ से ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन के जो राउंड राउंड मूव होते थे। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको मॉडल टेस्ट पेपर में दे रखा था, बोहर के एटॉमिक मॉडल। ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के जाओ। इसके थीम ऐसे याद रखो, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है। एक चीज याद रखना, अगर आप वहाँ पे थ्योरी में अगर आप थोड़ा सा, जब तक आपने डिफाइन भी कर दिया ना, फिर भी अगर 4 नंबर अगर 3 नंबर का तो 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा वहाँ पे। अब देखो ये न्यूक्लियस वाला, आप ये डायग्राम बना देना। आपको पता है के सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे के सेल होता है, एल होता है, एम होता है, ये लास्ट वाला एन होता है। इसको फॉर्मूला लगाते हैं 2n², इस पे निकालते हैं और इसी से हमारा जो लास्ट का वैलेंसीज निकलती इसी पे निकलता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको पता है जेड से डिनोट करते हैं, जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर का होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास के अंदर में जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है, तो याद रखना यहाँ पे। तो ये सब चीजें पता करने के बाद अब देखो जैसे यहाँ पे है ये प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात कराए। जैसे मान लो कैल्शियम, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे सोडियम दे दिया, तो हमें पता चले जो 11 है इसका, ये जेड से दिखाया, एटॉमिक मास हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया। ये जो ऊपर दिखाया 13, ये आपका एटॉमिक मास हो गया, ये पता चल गया आपको। तो इसी तरह से हमें क्या रहा है यहाँ पे कि फाइंड द कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको पता चल गया प्रोटॉन निकालने के लिए हमें पर दो चीज का फॉर्मूला होना चाहिए। प्रोटॉन निकालने इसके हमेशा जो ये 35 जो मास दिया हुआ है, मास के अंदर में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों अवेलेबल होते हैं। 35 के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं, किसमें, एटॉमिक मास के अंदर में। और जो नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, इसके अंदर में प्रोटॉन होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है इसके में क्या होता है, प्रोटॉन, जो कि 17 दे रखा है। अगर मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है, जिसके अंदर में सिर्फ प्रोटॉन अवेलेबल होता है। अगर मान लो यहाँ पे एटॉमिक मास है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 35 दे रखी है और प्रोटॉन की 17 दे रखी है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि 35 में से वो इधर चला जाएगा 17, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 18। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 18। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। तो ये बात समझ गए यहाँ से। देखो ये मतलब आपको के सेल वाला बताने का सीधी सीधी बात देखना, जितने भी ये 2n² था, इस पे जैसे के सेल में 1 होता है, यहाँ पुट करोगे, के एल में 2 होता है, एम में कितना होता है
3 होता है। तो जैसे मान लो 2 की वैल्यू ऐसे रह गया n1 स्क्वायर, तो पहले वाले सेल में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बनता है तो यहाँ पे ये रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से अगले वाले में 8 आएगा। तो याद रखना यहाँ पे जो ऑटोनोमस सेल होगी, जो लास्ट वाला, पहला तो 2 बनेगा, दूसरा वाला तो मैक्सिमम जो ऑटोनोमस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ 8 होंगे। ठीक है, आप बोर्स वाला नियम वहाँ से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। वहाँ से ये सारी चीज़ों को, ये आपको यहाँ से ऑटोमिक नंबर दे रखा है, ऑटोमिक मास आपको ये कंप्लीट करना ही करना है, जिससे कि आपको वैलेंसीज निकालने में दिक्कत ना हो। अब देखो ये वैलेंसीज के लिए आपको, जैसे मान लो कार्बन 6 है, आपको पता है कार्बन का ऑटोमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहले ऑक्टेट में कितना लाना होगा, आपको 4 लाना पड़ेगा। अब बचा कितना यहाँ पे 4, मतलब पहले एलिमेंट में पड़ेगा और लास्ट में कितना बच गया 4। तो जो बच जाता है लास्ट में वही हमारा क्या होता है, वैलेंसी होता है। यहाँ से आपको चीज़ें पता चल गई। ठीक है भैया, अब आगे देखो, यहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना। आइसोबार मैंने बता दिया था, जो आइसोबार होते हैं इसके जो नीचे के नंबर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3 हाइड्रोजन है, इसके अंदर नीचे वाला हमेशा सेम है, ऊपर वाला डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ पे मास जो होता है डिफरेंट होता है और जो जेड से नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है। आइसोटोप में याद रख लेना ये चीज़। और उसी तरह से आइसोटोप का हो जाएगा, तो आइसोटोप के बारे में आइसोबार, तो आइसोटोप और उसके बाद में क्या रखना, आइसोबार। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट करके जाना है। आइसोबार में ऑटोमिक मास सेम होता है और नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन की को याद रखना, ये कर लो। अब ये देखो तीसरे चैप्टर के कंपेयर में ये वाला चैप्टर बहुत ईजी होगा। देखो एक तो आपको इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आना चाहिए निकालने के लिए। फिर उसके बाद में जो कैनाल रे थे ये आपको याद आना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। इसी साथ में जो यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद में यहाँ पे देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन आप याद रखना जो शॉर्ट क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें जाना है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपने जितने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं उन पॉइंट्स में से आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। जैसे व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ मॉडल एटॉमिक थ्योरी, ये पता चल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या नोवा क्वेश्चन, क्या यहाँ पे कंक्लूजन बनाना है रदरफोर्ड का, जो देखो मैंने आपको बताया ये टॉपिक में हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस करके जाओ और थॉमसन एटॉमिक मॉडल करके जाओ और अल्फा रे पार्टिकल्स वाला करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और आइसोटोप और आइसोबार, ये दोनों चारों टॉपिक करके जाओ, वहां से ये सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाई डू हीलियम, नियोन, आर्गन एंड द जीरो वैलेंस। आपको पता है कि जो भी नोबल गैसेस होते हैं उसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो नोबल गैसेस क्या होता है, उसके इसलिए वैलेंसी जीरो होते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जैसे उनका ऑक्टेट पूरा रहता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो पहले वाले सेल में कितना आना चाहिए 2, दूसरे में कितना चाहिए 8, क्योंकि मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, फिर आ जाएगा 8, तो 10 और 18, तो 18 होता है। तो अगला इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कुछ फ्री बचा नहीं, इसीलिए ये जो होते हैं इनकी वैलेंसीज जीरो होती है। यहाँ से ये बात पता चल गई। अब आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है आपका, जो अगला चैप्टर आने वाला है ये तो आपका केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री में ये गाइस देख लो 18 नंबर का था, चैप्टर तीसरा और चैप्टर चौथा। अब जो आने वाला है फिजिक्स का आने वाला है, मैं करवाता हूँ फिजिक्स का। आप लोग प्लीज़ कंप्लीट देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट्स बनाओ। पूरी रात बैठ के ऐसा पढ़ दो कि काम बन जाए सही से। 13 तारीख को आप बिल्कुल मस्त से पेपर दे के आओ। ठीक है, अब देखो, अब मैं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये आपके होंगे पूरे, मतलब कि 14 मार्क्स के, जो कि आप ऑन एन एवरेज 7 मान सकते हो। बहुत ईजी है, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, करके जाना। ठीक है, प्लीज़ गाइस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना हो प्लीज़ कर लो, कि जिससे आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल पाए। और मैं बता रहा हूँ ये जो मैं आपको सपोर्ट मटेरियल करवा रहा हूँ ये सीबीएसई ही दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में प्रोवाइड करवाती है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ध्यान रखना गाइस, जितने भी इस पे वीडियो डलेंगे वो आप प्लीज़ सारे वीडियो देखते जाना, आपको बहुत बेनिफिशियल निकलेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो गाइस आजकल खुद की हेल्प खुद से करनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आता। क्लासेस वाला ट्यूटर, जिसमें भी ट्यूटर होंगे, जो इंस्टीट्यूट वाला, उनका मेन मकसद होता है सिलेबस खत्म करवाना, करवा दिया बस हो गया। लेकिन आपको तो अपना मेहनत खुद से करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप हम सब मिलकर करते हैं, जिससे हम सब आगे बढ़ के बेहतरीन तरीके से एजुकेशन को आगे प्रमोट करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको फिजिक्स में करवाता हूँ अगला पॉइंट, जो कि आपको चैप्टर 10 और चैप्टर 11 मिला के कितने का है, 14 मार्क्स का है। तो आप ऑन एन एवरेज 7 नंबर का ग्रेविटी को समझ सकते हो और बहुत ईजी है।
डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपको। तो चलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि माइंड इसका देखते मैप देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ एक्चुअली में पढ़ना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सबसे पहले न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ना है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। आएगा एक तो बियोंसी फोर्स याद रखना, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ से, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कैसे, आपको देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना कर दिया हुआ है। जैसे आपको होता है फोर्स जो निकालते हैं, ये कैपिटल जी होता है, मास 1 मास 2, आपने ये वाला जो पढ़ा होगा m, यहाँ पर पढ़ा होगा आपने m2, ये बीच में होगा r के स्क्वायर भी होता है, d के स्क्वायर भी होता है फोर्स बनाने के लिए। तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला वही है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको करना होगा। जैसे मान लो आप ग्रेविटी जी से कांस्टेंट होगा, मास 1 ऑब्जेक्ट, मास 2 डी से डिस्टेंस, यूनिटी फोर्स में थ्रस्ट एंड प्रेशर आपको ये पढ़ना होगा। यहाँ से ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे याद रहेगा। थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट एंड प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इसका होता है फोर्स अपॉन में एरिया, जितना एरिया होता है उतना ही फोर्स लगता है, तो फोर्स हमेशा ऊपर होता है। ठीक है गाइस, ये पता चल गया आपको। अगेंस्ट ग्रेविटी ये चीज़ याद रखो। अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स हमेशा पढ़ते जाना है। सबसे पहले देखना हमें यहाँ से ये वाला पॉइंट देखना है जो कि मोस्ट, देखो यहाँ ना खुद ही इंपॉर्टेंट बता दिया है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब करके जाओ, मैथ को जो ये सीबीएसई ने दे रखा है ये सपोर्ट, आप इसी का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो और यहाँ से छाप लो पेपर में और यहीं से याद कर लो डायग्राम के साथ और इनके फॉर्मूला के साथ, पूरे नंबर मिलेंगे। इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको डेफिनेशन पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। तो एक ये टॉपिक करना आपको और एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपको हमेशा याद रखना है कि जो कैपिटल जी है इसका 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर के जी स्क्वायर है। ये आपको यहाँ से याद करना होगा। जो दूसरा टॉपिक है वो बताता हूँ आपको, दूसरा टॉपिक कौन सा करना है। इसके अंदर में एक टॉपिक ये याद रखना, रिलेशन बिटवीन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन के जो 1 2 3 तीन लॉ जो थे वो वाले में और न्यूटन के ग्रेविटी वाले में क्या डिफरेंस है। तो आपको हमेशा याद रखना कि इसमें सबसे पहले डिफरेंस, जैसे कि आपको पूछा न्यूटन थर्ड लॉ, तो आप थर्ड लॉ में बता सकते हो इक्वल रिएक्शन और इक्वल जो एक्शन होता है वहाँ से वो चीज़ें, और ग्रेविटेशन को बता सकते हो ये एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग देखो थर्ड लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट एग्जर्ट्स इक्वल अपोजिट फोर्स, ये पता चल गया। अकॉर्डिंग ग्रेविटी का एवरी मास इज द यूनिवर्सल अट्रैक्ट यूनिवर्स मास, आपको कह रहा है जैसे अर्थ है, अर्थ की तरफ कोई भी चीज अट्रैक्ट करता है, और थर्ड लॉ में कोई चीज जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही यूज करना है कहीं पे भी, ठीक है। ये टॉपिक होगा। यहाँ पे अगर टॉपिक याद करते हो, सपोज करो आपका ये नहीं आया, तो आपका इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से ये होगा कि यहाँ के पॉइंट आप कहीं और पे यूज कर सकते हो। जैसे आप देख लो यहाँ पे ये सारा यूज करके बता दिया, तो यहाँ से आप इस चीज को यूज कर लो। अब फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो इंपॉर्टेंट होता है ये वाला जो फ्री फॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल आपको करके जाना है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल, जो यहाँ पे एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस अर्थ, ये भी आप करके जाना, हल्का पढ़ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से अब एक चीज, एक ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सैम्पल पेपर में मिला होगा कि जैसे कल वाले पेपर डिस्कस करें। प्लीज़ अगर आपने कल वाला नहीं देखा तो आप जरूर वीडियो देख लो, वहाँ से जरूर इंपॉर्टेंट मिलेगी। आपका 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में 10 नंबर का एक्स्ट्रा ऐड करवा सकता है। देखो ये कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये सारे करके जाना भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो गए, और एक ये पास में 3 केस आएंगे, ये आप हमेशा याद रखना। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। यहाँ पे याद रखना वेलोसिटी जो है ये 0 होती है, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे नेगेटिव होती है, यहाँ पे जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप याद रखना ये 3 ऑब्जेक्ट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, v² इक्वल्स टू u² प्लस में 2gh। ये जब होगा जब फ्री फॉल अर्थ की तरफ कोई भी चीज़ आएगी, जब कोई भी चीज़ आएगी। तो अब देखो मैं आपकी इतना सारी चीज़ तो समझाने की बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अगर मैं कल तक देखता हूँ। अभी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सीरीज करवा देता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताया है उनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, उनमें से भी क्रीम टॉपिक निकाल के आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बता दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना कैसे करना है, अगर आप लोग खुद कर लोगे या मैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँ। तो चलिए आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है।
उसके बाद में ये तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना अगर आ जाए तो ठीक है, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करके जाना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मतलब क्या फैक्टर हो सकते हैं स्मॉल जी के बारे में यहाँ पे पढ़ के जाना। आप एनसीईआरटी में पढ़ा है 9.8, यहाँ से आपका वेट वाला बना था कि जैसे 1/6 ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो 1/6 अगर कोई भी अर्थ पे है तो मून पे कितना वेट होगा 1/6, ये आपके सैंपल पेपर में भी दिखा था। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो आप ये करके जाओगे। ठीक है, ये टॉपिक करवा रहा हूँ मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक अगर बियोंसी, ये भी आप इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो। मान लो देखो कभी सीबीएसई ये कहते हैं ना कि भाई मैंने ये टॉपिक काट दिया, ये काट दिया, लेकिन आपको जितने भी दे रखा वो करके जाना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं होता, इर्द गिर्द से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 2018 में ऐसे ही हुआ था। ठीक है, अब देखो एक ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे टॉपिक करके जाते हो तो गाइस याद रखना 35+ आपके कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस हो गए ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको ये इसमें तो जानते हो फिजिक्स है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लो, यहाँ से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ सकता है 1 kg का है, यहाँ पे वेट ऑफ मास पूछ सकता है। जैसे ये छठा क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, स्टेट यूनिवर्सल लॉ यहाँ से करना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ से 4 नंबर का आपका हमेशा याद रखना एक न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हो सकते हैं, चाहे इससे आए या अगले वाले चैप्टर से आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखना। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में देख लो कौन कौन से करना है आपको। यहाँ से देखो जैसे बंचे से यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, बियोंसी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है अपना, एक ये बॉल रिंग वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ये तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है ही करना है। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स नहीं किया है फिर भी टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, इतना याद रखो अगर आपने थ्योरी भी अच्छे तरीके से कर ली, न्यूमेरिकल्स तो 6 नंबर का आ रहा है, 40 में से 34 नंबर फिर भी बच रहे, 4 नंबर और हटा दो फिर भी आप 30 नंबर के हकदार हो। 40 में से 30 बहुत अच्छा नंबर होता है साइंस में, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं ज़्यादा अच्छे से पढ़े हो तो इतना कर लो भाई, इतना आपके कहीं ना कहीं आप अच्छे लेवल पे आ जाओगे। अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। अब ये अगर फ्लो चार्ट अगर आपको ये देखना, वर्क का जो होता है वर्क फोर्स इंटू में स्पीड होता है, ये सारे न्यूटन 1 मीटर होता है, जूल होता है, ये आपको यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते आपको यहाँ से करके जाना चाहिए। अगर आप ये देखो ये भी चैप्टर कितने बनेगा, ये भी 7 नंबर का बनेगा, क्योंकि 14 नंबर का है तो 11 और 10 मिला के अगर 14 मार्क्स का है तो 7 to 7 अगर हम अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इतना बनेगा। तो हम ये वाला चैप्टर करते हैं, ये भी 7 मार्क्स का है, तो यहाँ से 3-4 चीज़ पढ़ के जाना आपको। एक तो देखो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत इजी पढ़ के जाना, काइनेटिक पोटेंशियल हमेशा पढ़ के जाना है। तो जाकर यहाँ से ये सब टॉपिक अगर आप कवर करते हो तो भैया आप बहुत अच्छे लेवल पे रह जाओगे। ठीक है, चल पहले यहाँ से इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वर्क डन वाले, देखो आप स्केलर क्वांटिटी और स्केलर हो गया आपका और वेक्टर, ये सब चीज़ तो पता ही होगी आपको, इसमें से करना तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, कर सकते हो आप आराम से। अब एक चीज़ ये एनर्जी वाला टॉपिक करके जाना है, इसमें आपको एनर्जी जो जितने भी 7 फॉर्म के एनर्जी ये सारे करके जाना है, उसमें भी मैकेनिकल और काइनेटिक वाला जरूर करके जाना है। ये सब आपको देखो अगर मान लो एग्जाम्पल में अगर ये सब चीज़ आएगी तो आप याद रखना काइनेटिक एनर्जी आप यूज़ करते हो। जैसे आप देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कोई भी चीज़ स्टोर करके जब एक जगह इकट्ठा रहता है उसे पोटेंशियल कहते हैं। काइनेटिक मतलब जो चीज़ बहता रहता है। जैसे मान लो फैन है, हमारे घर में फैन होते हैं, जब फैन हमेशा जैसे कि मान लो फैन हम जब चल नहीं रहा, जब चलता नहीं है फैन तो स्टेबिलिटी में रहता है, तो वो हमेशा क्या होता है पोटेंशियल होता है। और जैसे फैन मूव करने लग जाए वो हमेशा काइनेटिक बनता है। अब तो काइनेटिक का फॉर्मूला भी याद रखना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। अब पोटेंशियल जैसे डैम है, डैम के अंदर में पानी है, अब तो वो हमेशा पोटेंशियल होता है, वो होता है mgh। क्या होता है यहाँ पे mgh, mdh मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ से ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो भैया ये चीज़ करके चलना। यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलेस वाले, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे पोटेंशियल वाले, तो पोटेंशियल और काइनेटिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों आपको करके जाना है। ठीक है, यहाँ से होने के बाद में आपको आ जाना यहाँ पे कि बड़े क्वेश्चंस को और देखते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। देखो हम कोई भी चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम किसी भी एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉडी। तो ये भी चीज़ें आप हमेशा याद रखना, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं एनसीईआरटी से गाइस, याद रखना। और एक पेंडुलम वाला आपको ये पता ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं
जो इंपॉर्टेंट आप देखो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। 1 किलोवाट 1 आवर्स में कैसे होता है, तो ये याद रखना आप हमेशा। 1 किलोवाट होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो ये याद रखना, जूल मतलब एसआई यूनिट है इसका, ठीक है। जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था कि मान लो ये बल्ब है, ये आपने कहा कि 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटा हमने जलाया, तो 60 वाट हमें पता है कि इसे किलोवाट में कन्वर्ट करने 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया टाइम ये रहा, एनर्जी कितनी कंज्यूम्स हुई, तो हमें पता है एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम टेकन। तो हमने देखा कि पावर जो बल्ब का 0.06 है और टाइम जो हमें 6 लगा, तो मतलब 0.36 यूनिट इसका उठा है। यहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो इनके एनर्जीज हैं, डेफिनेशन है, वो आप करके जाओ, फोर्स के डेफिनेशन करके जाओ। लेकिन इसके लिए बड़े क्वेश्चंस के लिए तैयार हो भैया, क्योंकि देखो बड़े क्वेश्चंस यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और हाँ देखो जो 13 चैप्टर होने वाला है उसमें अगर आप अभी कंप्लीट देख लो, वो तो पूरे 8 में से 8 ही आपके पूरे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। बायो को चैप्टर, बायो आप जानते हो सबके बहुत अच्छे होते हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चंस आप करके जाओ। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाना, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ यहाँ से, इसके बाद आपको करवाता हूँ 13 चैप्टर, वो तो कंप्लीट करके जाना, उससे तो पूरा पेपर 8 नंबर के पूरे आपके आ जाएंगे, बायो में क्या क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ आई होप आप लोग को आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस। अगर प्लीज़ अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाले इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट के, अभी तो 9th में हो तो 9th को कर रहे हो, 10th में भी आपको सब कुछ मिलता जाएगा, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है गाइज। देखो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये 8 नंबर का चैप्टर है, ये आपको बिल्कुल सटीक सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपके पूरे ये 8 नंबर बन सके। चलो मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ कौन कौन से करने हैं आपको। सबसे पहले ये चीज़ पता होगी आपको, डिजीज क्या होता है, इसका प्रिवेंशन क्या होता है, ये सब चीज़ तो पता ही हो गया। एक्यूट डिजीज क्या होता है, क्रोनिक डिजीज क्या होता है, कॉन्टिजेंट क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, इन्फेक्शंस क्या होता है, नॉन इन्फेक्शंस क्या होता है, इसका स्प्रेड कैसे होता है, पैथोजेंस होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप करके जाओ। 8 नंबर आपके बहुत आराम से बन सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से सब समझ आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन से आएंगे, आपको टर्म कौन से याद रखने हैं। देखो सबसे पहले डिजीज कॉजेस पर डिजीज याद रखना है, डिजीज हो गए यहाँ पे। देखो टाइप ऑफ डिजीज ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आप यहाँ से करो। डिजीज क्या है, क्रोनिक डिजीज क्या है, इन्फेक्शनल डिजीज क्या है, डिजीज क्या होता है जो एक दूसरे से फैलता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है जो एक दूसरे से नहीं फैलता। तो ये भी चीजें आप हमेशा याद रखो। यहाँ से आपके 2 से नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, यहाँ से ये तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से कवर करना है। और आपके डिफरेंस वाला ये जो इन्फेक्शंस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये भी आप कंप्लीट करके जाओ और एग्जांपल जरूर देना, ठीक है। सारे अगर डेफिनेशन आता है। और एक चीज याद रखना, पैथोजन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पैथोजन्स का आप डेफिनेशन याद कर लेना, जो भी हमें बचाने काम करती है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उन एजेंट होते हैं, उनसे बचाने काम करती है। और उसी तरह से आपको ये भी रखना कि अगर मान लो कभी 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, अगर एक एक करके पूछ लेंगे तो क्या बताओगे। जैसे वायरस हमें पता है, सार्स, HIV, एड्स होते हैं, इन्फेक्शन, जो कौन से बैक्टीरिया कैसी होती है, फंगस, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना। और देखो ये भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट आपको होता है। कॉमन मेथड होता है ट्रांसमिशन डिजीज एक दूसरे से कैसे फैलाते हैं, जैसे अभी कोविड देखा था आपने, ठीक है। जैसे थ्रू एयर होता है, वाटर होता है, वेक्टर, तो आप ये टर्म याद करके जाओ। अगर कुछ भी ऐसा आता है, मीन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शनल डिजीज, हम इन्फेक्शन डिजीज को कैसे फैलाते हैं, तो आप वहाँ पे ये सारे टर्म्स यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे ये सारे यूज टर्म कर दोगे, जैसे एयर से फैलता है, वाटर से फैलता है, वेक्टर्स होते हैं, ये थ्रू द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से होता है, थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, ये सारी चीजें आप याद करके जाओ। फिर अगला क्वेश्चन अगर मान लो कि 2 नंबर में आता है, एक नंबर में कभी मान लो एड्स का फुल फॉर्म भी आ जा सकता है, उससे बचाने के भी आ सकता है, तो आप यहाँ से फुल फॉर्म भी आप हमेशा याद रखना। जो HIV होता है, एड्स का छोटा रूप होता है, एड्स होने से पहले HIV होती है, फिर एड्स होता है, तो याद रखना हमेशा HIV जो होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का ही छोटा रूप होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये टर्म मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन होता है एड्स का कैसे होता है, ये आप जानते हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है, ब्लड ट्रांसमिशन हो सकता है, यूजर इन्फेक्शन नीडल और ब्लेड हो सकता है, जो भी सेविंग करवाने जाते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है, ये कैसे बचा सकते हैं, ये भी चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये सब चीज़ें आप करके जाओ, यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स बनेंगे, ये सारे
प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये आपके आने के चांस हो सकते हैं। हम किसी भी बीमारी को कैसे बचा सकते हैं, तो रिड्यूस इफेक्ट डिजीज, मतलब डिजीज ना हो पाए, इन सब चीज़ों से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। भाई देखो ये तो क्वेश्चंस मैं आपको जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि हाँ भाई ये सारे जो हो सकते हैं ये टॉपिक है, आप देख लेना 100% यही टॉपिक आपको पेपर में दिखेगा। और हाँ ये नहीं कह रहा मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, हाँ घूम फिर के सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चल गई यहाँ से। तो यहाँ से अब देखो ये चीज़ें तो हमें पता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, डेंगू से क्या होता है। अब क्वेश्चंस पे देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो रिसेंट WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी पता है 7 अप्रैल को गया है। मे भी अगर क्वेश्चन आ जाए एड्स के बारे में, एक फुल फॉर्म भी आ सकता है, ये डिजीज के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ से 1 नंबर के लिए आपको यहाँ से तैयार रहना है। क्रोनिक एक्टिव डिजीज भी पूछा सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ये सब चीज़ें मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेकिन अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ना होगा। जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को हम क्या क्या मेथड हो सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं वो पता करना पड़ेगा आपको। फिर उसमें इन्फेक्शन डिजीज जो स्प्रेड होता है उसे रोकने का पता करना पड़ेगा। एक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मतलब कि कंसेप्ट बेस पे दे देगा, कोई सिनेरियो दे देगा। अगर आपको बोलेगा कि आप इसे सिनेरियो में होते तो आप क्या करते, आप अपना रीजन बताएं, आप अपना डिफाइन करें, तो उस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। और ये सारे जितने मलेरिया जो होता है, डेंगू होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या होते हैं, ये कैसे बचाया जाता है, कौन से डिजीज को कैसे बचाते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप इतने सारे टॉपिक कर लेते हो और इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको कोई भी 13 तारीख वाले एग्जाम में कोई भी नहीं रोकेगा। बिल्कुल आप कम से कम 30+ तो करके ही जाओगे। तो गाइस आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले जितने भी एग्जाम है, मैंने क्या बोला, इवन 10th तक की आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी इजी मेथड से मिलेगा। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सपोर्ट कर दो जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत सारा कुछ कर पाऊँ। क्योंकि देखो मैं ऑफलाइन में तो पढ़ाता ही हूँ, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन में भी मैं थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मतलब वो चीज़ें दूँ जो उनको मिल नहीं पा रही है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और 13 तारीख को बिल्कुल आग लगा दो ये पेपर में। आगे कमेंट के नीचे बताना हाँ भाई क्या करना है। बहुत अच्छा पेपर आया और मैं सारा करके आया और बहुत खुशी होगी। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, बढ़िया से पेपर करके आओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment.